12 मार्च 1993 मुंबई की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, सड़कें भरी हुई थीं, शेयर बाजार खुलने वाला था। लेकिन दोपहर तक शहर का आसमान धुएं से भर चुका था। कुछ ही घंटों में 12 विस्फोट और पूरा देश स्तब्ध। देश टीवी पर धमाकों की तस्वीरें देख रहा था, लेकिन उसी समय कहीं बंद कमरों में एक अलग तरह की जांच शुरू हो चुकी थी। ये जांच बारूद की नहीं, पैसों की थी, क्योंकि हर बड़े हमले के पीछे एक सवाल होता है, इतना पैसा आया कहां से? यही सवाल लेकर मैदान में उतरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उस समय भारत में डिजिटल बैंकिंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को ट्रैक करना आज जितना आसान है, तब उतना ही मुश्किल था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, इतना बड़ा हमला बिना पड़े फंडिंग नेटवर्क के संभव नहीं था। मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियां विस्फोटकों और आरोपियों की तलाश में लगी थीं, लेकिन ईडी का लक्ष्य अलग था। उन्हें पैसों का रास्ता खोजना था। जांच की शुरुआत एक छोटे से सुराग से हुई। मुंबई में पकड़े गए एक हवाला ऑपरेटर के पास से एक डायरी मिली, साधारण सी डायरी जिसमें कुछ नंबर लिखे थे, तारीखें थी और कुछ कोड शब्द। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब उन तारीखों को धमाकों की टाइमलाइन से मिलाया गया तो तस्वीर बदल गई। धमाकों से महीनों पहले करोड़ों रुपए का लेन देन शुरू हो चुका था। मतलब ये हमला अचानक नहीं था, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा भारत के अंदर से नहीं आया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय धन ट्रांसफर का सबसे खतरनाक हथियार था हवाला नेटवर्क। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पैसा सीमा पार करता है। बिना सीमा पार किए जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर लेन देन एक धागा था और ईडी उन धागों को जोड़ रही थी। एक बैंक खाता दुबई में, उससे जुड़ा एक खाता कराची में, और फिर मुंबई के कुछ नाम सामने आने लगे। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि धमाकों से 6 महीने पहले से असामान्य धन प्रवाह शुरू हो गया था। पैसा अलग अलग तरीकों से भेजा जा रहा था, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के नाम पर, कभी सोने के व्यापार के नाम पर, कभी दान के रूप में। सब कुछ कागज पर वैध दिखता था, लेकिन जब सभी लेन देन को एक साथ जोड़ा गया तो सच्चाई डरावनी थी। ये एक सुनियोजित वित्तीय ऑपरेशन था। एक अधिकारी ने बाद में कहा था कि बम बनाना कठिन नहीं है, बम के लिए पैसा जुटाना कठिन है। और अब जांच उसी कठिन हिस्से पर केंद्रित थी। कुछ महीनों बाद एक बड़ा सुराग मिला। एक शिपिंग कंपनी के दस्तावेज सामने आए। कागजों पर कंपनी मौजूद थी, लेकिन असलियत में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। एक फर्जी कंपनी। इस कंपनी के जरिए लाखों डॉलर भारत भेजे गए थे और ये पैसा सीधे उन लोगों तक पहुंचा जो हमलों से जुड़े थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जांच में एक इंटरनेशनल चैरिटी ट्रस्ट का नाम सामने आया। कागजों में लिखा था मानवीय सहायता, संदेह था आतंकी फंडिंग। इस ट्रस्ट के जरिए दुनिया भर से छोटे छोटे दान जमा होते थे। कोई $100 देता, कोई 200, कोई 500, अलग अलग देशों से, यूरोप से, खाड़ी देशों से, दक्षिण पूर्व एशिया से। और जब ये छोटी रकम एक जगह जमा होती तो हवाला नेटवर्क के जरिए भारत भेज दी जाती। छोटी छोटी बूंदें जो मिलकर विनाश का समुद्र बन रही थी। जांचकर्ताओं को समझ आ गया, ये एक वैश्विक फंडिंग नेटवर्क था और शायद दुनिया के कई लोग अनजाने में उस नेटवर्क को पैसा दे रहे थे। ये खोज सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईडी को एक और अजीब पैटर्न दिखा। धमाकों के तुरंत बाद धन प्रवाह अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। इसका मतलब साफ था, नेटवर्क को पता चल चुका था कि जांच शुरू हो चुकी है। किसी ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन कौन? ये सवाल जांच का सबसे रहस्यमयी हिस्सा बन गया। फाइलें बढ़ती गई, नाम बढ़ते गए, देशों की सूची लंबी होती गई, लेकिन हर नए सुराग के साथ नई परत सामने आती गई। धन शोधन की दुनिया परतों से भरी होती है। एक खाते के पीछे दूसरा खाता, एक नाम के पीछे कई नाम, और हर परत एक दीवार बन जाती है। 1995 तक सैकड़ों खाते फ्रीज किए जा चुके थे, कई संपत्तियां जब्त की गईं, हवाला नेटवर्क के कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन जांचकर्ताओं को पता था, जो सामने दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असल नेटवर्क अब भी परछाइयों में था। इस जांच ने दुनिया को एक नया सबक दिया। आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, आतंकवाद पैसे से चलता है। धीरे धीरे दुनिया भर में वित्तीय निगरानी बढ़ने लगी, बैंकिंग नियम सख्त हुए, संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने की नई प्रणालियां बनी, क्योंकि दुनिया समझ चुकी थी अगर पैसे का रास्ता बंद कर दिया जाए तो आतंकवाद की सांसें धीमी पड़ सकती हैं। लेकिन पैसे की दुनिया खामोश होती है। बम आवाज करते हैं, गोली आवाज करती है, लेकिन पैसा हमेशा खामोशी में चलता है। और यही खामोशी सबसे खतरनाक होती है। 1993 के धमाकों ने मुंबई को झकझोर दिया था, लेकिन उस दिन एक और चीज बदल गई थी। दुनिया ने पहली बार आतंकवाद के वित्तीय ढांचे को गंभीरता से समझना शुरू किया। आज भी जांच एजेंसियां एक वाक्य दोहराती हैं, पैसे का पीछा करो, क्योंकि आतंक का असली चेहरा अक्सर दिखाई नहीं देता। वो खातों, ट्रांसफर और नकली कंपनियों के पीछे छिपा होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा सच वही होता है जो सबसे शांत होता है।